नमस्कार दोस्तों, देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यूज आया है। ये इशू है कि जो 2000 बैच में जो लोग डिपार्टमेंट में एज ए टीटीए अपॉइंटमेंट हुआ था नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में, बाद में वो लोग ज़्यादातर जेटीओ बन गए। तो वो लोग क्या किए हैं कि एक पेंशन बेनिफिट के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं, जो सीसीएस पेंशन रूल 1972 के तहत आता है और जिसका जो ओएम ऑर्डर है वो 3/3/2023 को डीओपी एनपीडब्ल्यू से इशू हुआ है। तो इस संदर्भ में बीएसएनएल ने क्या किया है, महाराष्ट्र सर्कल में एक लेटर किया और उसके साथ साथ सभी जो सर्कल से टेलीकॉम सर्कल्स को हेड को इस बारे में सूचित किया कि ऐसा एक कोर्ट केस जो फाइल हुआ है टीटीए और जो नॉन एग्जीक्यूटिव जो रिक्रूटेड हुए हैं बीएसएनएल में, जो कि डॉट का एडवर्टाइजमेंट पीरियड पे जिसका एडवर्टाइजमेंट हुआ था, फॉर्म फिलअप हुआ था, मगर रिक्रूटमेंट होते होते बीएसएनएल हो गया। तो वो लोग क्या किए हैं, वो लोग चाहे हैं कि जो ईपीएफ होता था, ईपीएफ से वो लोगों को पैसा मिला तो उसको जीपीएफ में कन्वर्ट कर देना चाहिए और वो लोगों का जीपीएफ का जो पेंशन है, जो सीसीएस पेंशन रूल 1970 के तहत जीपीएफ में पेंशन मिलना चाहिए। तो ये ना देने के लिए डिपार्टमेंट ने ये जो हिदायत है, जो ऑर्डर है, ये सभी हेड्स को सर्कुलेट किया है। तो इस ऑर्डर में क्या है ये हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बारे में जो डिटेल्स जानकारी है वो डिटेल्स जानकारी भी हम लोग दिखाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। देखिए ये जो आपका ऑर्डर है 2003 का, तो यहाँ पे ये जो ओएस फील्ड बाय टीटीएस पेंशनरी बेनिफिट अंडर सीसीएस रूल, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि ये जो सब नोट्स है ये नोट्स शेयर करने के लिए। तो यहाँ पे जो कोर्ट केस हुआ है आपका, ये डिफरेंट वेज में हुआ है, डिफरेंट एसएसएस में हुआ है और डिफरेंट टाइम पे हुआ है। तो सभी को ये लोग एक साथ मिला के इसको अपीलेट्स कोर्ट में लेके जा रहे हैं और एम्प्लॉइज को जैसे ये बेनिफिट ना मिले इसके लिए प्रयास हो रहा है मैनेजमेंट के तरफ से। अभी हम लोग ये जो केस का डिटेल्स देख लेंगे। आप लोग ज़्यादातर जानते हैं इस केस का डिटेल्स क्या है। 1999 का डायरेक्ट रिक्रूट कोटा में एक वैकेंसी था, तो ये लोगों को तो मिलना चाहिए 37A सीसीएस पेंशन रूल के तहत पेंशन, मगर ये लोगों का क्या हुआ, रिक्रूटमेंट होते होते आपका 2001 में बीएसएनएल बन गया और जब 2004 में आके अपॉइंटमेंट हुआ तब तक ये लोगों का क्या हो गया था, ये लोगों का हो गया था ईपीएफ यानी कि एनपीएस जो भी आप बोले, तो इसका नोटिफिकेशन निकल गया था। तो वो लोग अभी जो एम्प्लॉइज हैं, जो लोग रिक्रूटेड हुए थे, वो लोग चाहते हैं कि सीसीएस पेंशन रूल मिले, डिपार्टमेंट नहीं चाहता है सीसीएस पेंशन रूल मिले। और इस बारे में डॉट का क्या ऑब्जर्वेशन है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। डॉट क्या बोले हैं, डॉट बोले हैं कि इनऑर्डिनेट डिले और लैचेस, बोले कि जो आपका सेक्शन 21 जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट से 1985 का, उसमें आपका यहाँ पे डिले हो रहा है। ये जो कंट्रीब्यूशन है ईपीएफ डिडक्शन, ईपीएस डिडक्शन इंस्टेड ऑफ जीपीएफ डिडक्शन में, तो ये फाइल करने में वे में इनऑर्डिनेट डिले हुआ है। दूसरा बात है क्या, प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपेल। प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपेल का मतलब ये है कि आपने जिस कैडर में इतना टाइम रह चुके हैं, अभी आप बोल रहे हैं कि आपको पेंशन चाहिए, ये क्यों होगा, ये नहीं देंगे, ठीक है। मतलब क्या है कि जो भी एम्प्लॉई 25 साल से ज़्यादा ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन ले चुके हैं वो लोग टर्न बैक करके नहीं जा सकते हैं जीपीएफ में। ये मेन बुनियादी बात है जो यहाँ पे बोलने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं मानता है, उनको बीएसएनएल ही एम्प्लॉइज माना जाएगा और वो लोग जीपीएफ में क्लेम नहीं कर सकते हैं, ईपीएफ के लिए ही एलिजिबल होंगे। और जो 2000
2003 का जो ऑर्डर है और 2023 में जो ऑर्डर है वो ऑर्डर लागू नहीं हो। कुछ केसेस का भी बात बोला गया है, जैसे विकास कुमार वर्सेस UOI एंड अदर्स। तो इसमें भी यही बात मोटा मोटी बोला गया है कि जो एम्प्लॉइज फॉर्मली अपॉइंटेड है BSNL का, तो वो लोगों को ये जो गैजेट नोटिफिकेशन हुआ है तो ये चीज बाइंडिंग नहीं है, और इनको जो पेंशन है, पेंशन EPF के तहत ही इनको मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोग जब घुसे हैं डिपार्टमेंट में तो EPF तब हो गया था, तो पिछला जो प्रेसिडेंस है उसको आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। दूसरा बात है कि नो एक्रूअल ऑफ वेस्टेड राइट ऑफ अपॉइंटमेंट्स। तो आपका जब नोटिफिकेशन आया तब से आपका कोई हक नहीं बनता है। आपका हक तभी बना जब आप अपॉइंट हुए थे, वो 2002 में हो 2004 में हो, तभी से आपको एज ए एम्प्लॉय आपको राइट्स मिलेगा। तो जो राइट्स 2000 से पहले एक एम्प्लॉय का था, 2002 में वो राइट्स नहीं होगा। तो ये यहाँ पे एक तर्क दिया गया है GPF ना देने के लिए। और यहाँ पे जो केस का बात हुआ है वहां पे है कि मोहम्मद फियाज अहमद वर्सेस एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, जहां पे बोला गया है कि ये जो वेस्टेड राइट नहीं पैदा करता है बिफोर द एक्चुअल अपॉइंटमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉइज का कुछ तो एक एपेक्स कोर्ट का, एक हायर कोर्ट का जजमेंट है। इसके साथ प्रभु नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2004 का केस का भी बात बोला गया है। और यहाँ पे और एक मजेदार चीज है, आर्टिकल 14 का हवाला दिया गया है। हालांकि आर्टिकल 14 का जो कॉन्सेप्ट है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हर कोई जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता है वो जानता है। मगर आर्टिकल 14 जब इम्प्लीमेंट हुआ उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे जो हमारे संविधान का निर्माता थे बाबा साहब आम्बेडकर जी, वो जो बात बोले थे यहाँ पे उसको मतलब उंगली दिखाया गया है, उसको नजरअंदाज करके बात को उल्टी तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। कैसे देखिए दोस्तों कि यहाँ पे जो बात बोला जा रहा है कि 16/1/2003 BSNL क्या किया, GPF अकाउंट ओपन कर दिया। किसका? जो लोग मर गए थे, तो मर गए थे कई किए, तो वो तो आपको एक 2003 में जो ऑर्डर मिला उसी ऑर्डर के तहत किए, तो आप बहुत अच्छा काम किए बोल के दूसरा काम नहीं करेंगे, ये क्या बात हो गया। दूसरा बात है GPF रूल जो होता है, देखिए अभी कॉन्स्टिट्यूशन का बात देखिए, अभी चले गए आर्टिकल 309 पे कि ये जो आर्टिकल जो 309 से आर्टिकल 315, ये जो आर्टिकल से ये आपका गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए ये आर्टिकल होता है, और यहाँ पे ही आपका UPSC का हवाला यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो आर्टिकल से ये GPF का रूल फॉर्मुलेट करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी मीन्स है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए वो PSU के लिए लागू नहीं होता है। BSNL एक PSU है, तो BSNL के लिए ये रूल लागू नहीं होगा, सो GPF नहीं देंगे, EPF देंगे। तो मगर यहाँ पे एक बात देखिए, जो आर्टिकल 14 का बात बोला गया है वो क्या बोला गया है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो यहाँ पे इक्वालिटी ब्लेटेंटली वायलेट हो रहा है। हालांकि इस बात का आंसर नहीं मिलेगा मैनेजमेंट की तरफ से, मगर ये हुआ है। और ऐसा जो केसेस है जैसे स्टेट ऑफ उड़ीसा एंड अदर्स वर्सेस ममता महांती, जो रिलायंस का जो केस था, इसमें भी ऐसा केस का बहुत ज्यादा जिक्र हुआ है। और लास्ट में जो पॉइंट बोला गया है वो आपका लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस का हवाले से ये बात बोला गया है कि रूल ऑफ गेम कैन नॉट बी चेंज वंस गेम स्टार्टेड। मतलब आप खेल से पहले डिसाइड कर लीजिए कि खेल का रूल क्या होगा, खेल चालू होने के बाद आप बीच रास्ता में आके रूल नहीं चेंज कर सकते हैं। और ये जो जजमेंट मिला है ये प्रकाश पाठक वर्सेस हाई कोर्ट जो सिविल अपील है 2634/2014
14, जहां पे बोला गया है कि आप ज्वाइन करने के बाद बीएसएनएल में टीटीए एज ए टीटीए आप बोल नहीं टीटीए ज्वाइन किए, उसके बाद आप ईपीएफ लिए, फिर आप 10 साल बाद आके बोल नहीं सकते हैं कि नहीं हमको फिर। तो यहाँ पे जब आप जीपीएफ ले लिए तो वो आपका गेम का शुरू में आपको ईपीएफ देने का बात था, वो लोग ईपीएफ दे दिया, इसके बाद आप बोल नहीं सकते कि हम लोग फिर जाके जीपीएफ में जाएंगे। तो ये जो सब तर्क ये डिपार्टमेंट के तरफ से आया है, और इसको अगर कहीं पे केस होगा, अगर कोलकाता हाई कोर्ट में कल केस होता है, चलिए मान लीजिए कोलकाता हाई कोर्ट में होता है, कर्नाटका में होता है, कहीं पे ट्रिब्यूनल पे जाता है, तो वहां पे बीएसएनएल का अपॉइंटेड जो लॉयर रहेंगे वो यही तर्क देंगे। मगर दोस्तों अगर आप लोग अच्छे से यूनियन एसोसिएशन के साथ मिल के अगर अच्छे से फॉर्मुलेट करके अच्छा लॉयर हायर करेंगे तो ये जो सब केसेस है और ये जो तर्क है, ये तर्क का आपको तोड़ मिल जाएगा, क्योंकि ये पूरा लॉयर का भाषा है और ये चीज का भी तोड़ आपको मिलेगा। तो आप लोगों का धैर्य के साथ आप लोगों को फाइट करके जाना है, और फाइट करने के बाद ही आप लोगों को आशा करते हैं कि आने वाले केसेस में, आने वाले दिन में आप लोग इस केस को जीतेंगे और सभी को जीपीएफ पेंशन का फायदा मिलेगा, सीसीएस पेंशन रूल 1972 के तहत। तो इस वीडियो को दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और सबको पता चलना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है इस विषय में। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।